नेक्स्ट एलिमेंट HTML के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरा एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट हमारे पेज के ऊपर लिंक्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। यानी कई बार हम कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे जहां पर किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके हम किसी और पेज पर जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सा एक विकीपीडिया का एग्जाम्पल लूँ तो लेट्स सपोज विकीपीडिया के एवेंजर्स वाले पेज पर हम गए, तो जैसे यहाँ पर अब हम टॉक पर क्लिक करेंगे तो टॉक पर क्लिक करने से हम क्या हो जाएगा, हम किसी और पेज पर चले जाएंगे। या यहाँ पर इस बेस्ड ऑन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम किसी और सेक्शन पर या किसी और पेज पर चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो काम होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर क्लिक करने से हम किसी और जगह चले जाते हैं, उसे हम एंकर टैग की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे लिंक्स कहते हैं, या HTML भाषा में इसे एंकर टैग कहते हैं। तो अपने पेज पर भी अगर हमें लिंक्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग्स को यूज करते हैं। एंकर टैग का मतलब होता है बेसिक हमारा ए टैग। अगर हम सिंपली ए लिख लेते हैं तो ये मेरा एंकर टैग कहलाता है। पर सिर्फ एंकर टैग लिखने से कुछ नहीं होता, एंकर टैग के साथ हमें लिंक करना पड़ता है कि आप इस पर क्लिक करके कहां पर जाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम google.com पर जाना चाहते हैं तो लिंक करने के लिए एंकर टैग के जो ओपनिंग टैग होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग के अंदर हम अपने href, ये वाला मेरा एट्रीब्यूट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पर href की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब ये सुनने में भारी सा लग रहा है बट इसका बेसिक मतलब ये है लिंक, कि कौन से लिंक पर आप जाना चाहते हैं इसको क्लिक करके। तो हाइपर लिंक रेफरेंस की वैल्यू जो है उसको हम सेट करेंगे google.com का पूरा लिंक। तो हम पूरा का पूरा लिंक लिखते हैं, सिर्फ google.com नहीं, google.com की पूरी वेबसाइट का हमें लिंक लिखना पड़ता है। और फिर हम एंकर टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम उस लिंक को रीच कर लेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हमने बोली है इनको धीरे धीरे एक बार करते हैं। क्या करेंगे, पुराना जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जितना भी कोड था उसे हटा देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर कर देते हैं टैग्स इन HTML, रिफ्रेश। एंड अब क्या करेंगे, अब एक एंकर टैग को हम क्रिएट करने वाले हैं। एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं ए, इसे करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो सिंपली ए लिखने से स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होगा, पर जब इस एंकर टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तब वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा। जैसे अगर मैंने गूगल लिख दिया, इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो अभी क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल सा गूगल डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। पर अगर हम गूगल का लिंक भी ऐड करते हैं, लिंक ऐड करेंगे ओपनिंग टैग के अंदर, हम लिखेंगे href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा google.com, कि जैसे इस गूगल पे क्लिक करें हम google.com पे पहुंच जाएं, सेव, रिफ्रेश। google.com क्या है, एक लिंक है। तो क्या होगा, ये छोटा सा लिंक हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लग जाएगा। एंड इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे ना, हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ये कह रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, यानी ये आपकी फाइल तक पहुंच नहीं पा रहा। कह रहा है हो सकता है आपकी फाइल मूव हो गई है, एडिट हो गई है या डिलीट हो गई है, एरर ये दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो इसने क्या किया, HTML ने ये समझा कि href में जो आपने ये google.com लिखा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि google.com आपके कंप्यूटर की कोई एक फाइल है जिसे अब ब्राउजर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट google.com एक फाइल नहीं है, google.com तो पूरी की पूरी वेबसाइट है। पर उस वेबसाइट पे जैसे ही आप google.com करते हैं, इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ google.com नहीं है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करके क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक और बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करने से पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सिर्फ google.com पर सर्च नहीं करते, जब भी हम google.com लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, हम https ये :/www.google.com ये पूरा लिंक होता है गूगल का। एंड इस पूरे लिंक को हमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है। इसमें https क्या है, इसमें www क्या है, इनकी शायद फुल फॉर्म्स होंगी जो हमने बचपन में सीखी होंगी। https हमारी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो पूरे वेब के ऊपर google.com को सर्च किया जाएगा। बेसिकली google.com के साथ अगर हम लिंक करना चाहते हैं तो हमें पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। इसे करेंगे सेव और यहाँ पर जाकर अभी के लिए करेंगे इसे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो दिखने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही क्लिक करके क्या हुआ, क्लिक करके हम सीधा google.com पर पहुंच गए। बैक कर सकते हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो एक और एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। इस एंकर टैग में हम लिख देंगे नेटफ्लिक्स और इसे लिंक कर देंगे netflix.com के साथ। मैंने लिखा href और netflix.com का पूरा लिंक ले लेते हैं, netflix.com इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो netflix.com है https
और www.netflix.com और /in। /in का मतलब लिंक्स के अंदर यूजुअली होता है इंडिया, जहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसको यूएस के लिए अलग वर्जन दिखाना होगा, वो यूएस लिखती है, यूके के लिए अलग वर्जन होगा तो वहाँ पर /UK या इस तरीके की कुछ चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर बस ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि IN की जगह अगर हम UK लिख के इसे रिफ्रेश करें तो भी IN आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद वो ट्रैक कर रहा है कि हमारा जो IP है वो इंडिया का है। तो इसे कर लेते हैं हम क्रॉस। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स लिखा है, ये नेटफ्लिक्स को लिंक कर दिया, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो एक लिंक मेरे गूगल का आ गया, एक लिंक मेरे नेटफ्लिक्स का आ गया। अब हम अगर गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पर पहुंच जाएगा, बैक करेंगे, नेटफ्लिक्स पर क्लिक करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर पहुंच जाएगा, इसको बैक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने मेन वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हमारा जो एंकर टैग होता है, इस एंकर टैग के अंदर जो मेरा href नाम का एट्रीब्यूट होता है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम दो तरीके के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। एक लिंक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक और एक लिंक होता है हमारे पास रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो डायरेक्टली इंटरनेट पर जैसा दिखता है वैसे के वैसा वहां पर पेस्ट हो गया है। एब्सोल्यूट लिंक में जैसे अभी हमने गूगल लिंक कर रखा है, नेटफ्लिक्स लिंक कर रखा है, इस तरीके के लिंक्स को एब्सोल्यूट लिंक्स कहते हैं। रिलेटिव लिंक्स के अंदर यूजुअली हम अपनी फाइल के लिंक्स लिखते हैं। जैसे फाइल के लिंक कहने का मतलब है कि अगर अभी हम helloworld.html के ऊपर हैं तो यूजुअली जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज तक जाने के लिए इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने होम का ऑप्शन बना दिया और होम को किसी और पेज के साथ लिंक करने के लिए हम अपने रिलेटिव लिंक को यूज़ करेंगे। तो ये जो दूसरा पेज होगा ये भी कुछ ऐसी फाइल होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर ही होगी। रिलेटिव यानी जिस भी फोल्डर के अंदर हम हैं या जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटिव में हम अपने लिंक को लिख रहे हैं। तो वहाँ पर यूजुअली अगर हमने कोई और index.html या कोई और HTML फाइल बनाई है तो उसका भी हम लिंक जो है यहाँ पर href के अंदर लिख सकते हैं। बट अभी के लिए वो चीज़ हम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी के लिए हमने नया नया HTML सीखना शुरू किया है। अभी के लिए जो पेज लिंकिंग या मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट डेफिनेटली बाद में जाकर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे उस टाइम पर हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके उनको लिंक करना भी सीखेंगे। बट अभी के लिए ये याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो इंटरनेट पर होस्टेड किसी चीज़ के साथ हमें कनेक्ट करवाते हैं, और रिलेटिव लिंक्स में हम उन लिंक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फाइल सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरीके के लिंक्स हम अपने एंकर टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम पढ़ने वाले हैं HTML में, ये है मेरा इमेज एलिमेंट। अब इमेज एलिमेंट का क्या काम होता है? इमेज एलिमेंट हमारी पेज के ऊपर किसी इमेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। इमेज एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपने इमेज टैग को यूज करते हैं, और मेरा जो इमेज टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। अभी तक जितने भी टैग्स को हम पढ़ते आए हैं, जैसे मेरा H1 टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, या मेरा एंकर टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये सारे के सारे मेरे पेयर वाले टैग हैं। पेयर टैग कहने का मतलब है कि इनमें ओपनिंग टैग अलग होता है, क्लोजिंग टैग अलग होता है, तो दो टैग्स के पेयर को बनाकर एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास बनता है। पर जो मेरा इमेज एलिमेंट का टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। सिंगल यानी इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और बीच के एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का टैग है। पर सिर्फ इमेज टैग हमारा सिंगल टैग नहीं होता, इसके अलावा हम लाइन ब्रेक टैग या हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके के काफी सारे डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे जो खुद में अपने आप में सिंगल टैग्स होते हैं। अब सिंगल टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग को लिखने के लिए भी हम इसका सिर्फ ओपनिंग टैग लिखते हैं। इमेज एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए या पेज के ऊपर इमेज को बनाने के लिए हम इमेज टैग को लिखते हैं और फिर उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। पहला एट्रीब्यूट है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट बताता है कि जो भी आप इमेज अपने पेज पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसका लिंक क्या है। तो यहीं पर दोबारा से हम दो तरीके के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो हमारे फोल्डर पर या हमारी किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। जैसे अगर मैंने image.png कोई इमेज ली है तो वो इमेज मेरे फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट करती होगी। और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव नाम। ऑल्टरनेटिव नाम कहने का मतलब है कि कभी कभार ना इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी कभार हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, या फिर मान लीजिए हमारा कनेक्शन उतना ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं है, या फिर जो इमेज हमें एक्चुअली पेज पे दिखनी चाहिए थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसे केसेस में हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इमेज तो अभी अब नहीं दिखा पा रहे, इमेज हमारे पेज के ऊपर नहीं दिख सकती, तो किस चीज़ की इमेज थी वो बताने के लिए हम अपने ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो हम इमेज टैग बनाएंगे, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज को दिखाने के लिए
हमारे पास एक एक्चुअल इमेज होनी भी चाहिए। तुम कोई भी रैंडम इमेज अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें आयरन मैन की कोई इमेज डाउनलोड करनी है, तो आयरन मैन की अगर हम चाहें तो ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, डबल क्लिक करके सेव इमेज, या जो भी आपका प्रोसेस होता है आप कहीं से भी कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज को हम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, मैं अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर के अंदर ही इस इमेज को स्टोर करूँगी। ये जो मेरी इमेज है इसको मैं अपने फोल्डर के अंदर दिखाऊंगी, तो इसे हम कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट ironman.jpeg। तो ironman.jpeg ये एक इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करी है? अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर में डाउनलोड की है, और ये वही सेम फोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये helloworld.html फाइल लिखी हुई है। तो आपकी इमेज और आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप विंडोज पर काम कर रहे हैं और जब आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी इमेज को, हम किसी भी रैंडम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी कॉपीराइट की फिक्र नहीं करनी। पर अगर वो इमेज डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुई है, लोकल ड्राइव सी के अंदर या कहीं भी जाकर डाउनलोड हुई है, सबसे पहले आपको उस इमेज को helloworld.html जहां पर आपने ये फाइल बनाई है वहीं पर आपको उस इमेज को डालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या किया है, ये मेरी ironman.jpeg एंड यहाँ पर आकर मेरी helloworld.html की फाइल आ जाती है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम फोल्डर के अंदर हैं, तभी ये चीज़ वर्कआउट करेगी, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो अपनी इमेज को अब दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इमेज टैग। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स को हम लिख सकते हैं, हमने क्या नाम दिया था इमेज का, ironman.jpeg। जो एग्जैक्ट नाम है इमेज का वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए हमने रीनेम किया था ताकि उस इमेज को छोटा नाम दे सके। और ऑल्ट में हम लिख सकते हैं कि किसकी इमेज है, ये हम आयरन मैन की इमेज डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मेरा सिंगल टैग होता है उस टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता। जैसे अगर मेरा एंकर टैग था, एंकर टैग में दोनों टैग्स क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते थे, या फिर पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, H1 में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, पर इमेज टैग सिंगल टैग होता है तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। इसे कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी ये बड़ी सी आयरन मैन की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है मेरा हाइट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं 100 px लिख रही हूँ। एक होता है मेरा विड्थ एट्रीब्यूट, यहाँ भी मैं 100 px लिख रही हूँ। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये इमेज बहुत छोटी सी होकर आ गई। ये जो है इसको जुगाड़ कहते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली प्रोफेशनल तरीके से कोड करेंगे तो हाइट और विड्थ को हम एट्रीब्यूट की तरह यूज़ नहीं करते। हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हम हमेशा CSS को यूज़ करते हैं, पर क्योंकि अभी तक हमने CSS को पढ़ा नहीं है तो यहाँ ये px क्या है, px का मतलब पिक्सल्स होता है। इनको भी हम बाद में जाके सीख रहे होंगे कि पिक्सल्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। इसको 100 की जगह लेट्स गिव इट 300, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मेरी इमेज। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके की इमेज जो है वो मेरे पेज के ऊपर मुझे डिस्प्ले होकर दिख सकती है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर इमेज का जो है गलत नाम दे दें या फिर कोई गलत लिंक दे दें, लेट्स सपोज मैंने इसको बोल दिया ironman2.jpeg, तो अगर आपने गलत नाम दिया होगा ना, अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल आपने कई बार देखा होगा अगर इंटरनेट स्लो होता है या कोई एरर आ जाता है तो। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आयरन मैन इमेज। ये एक्चुअली मेरा ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। तो बेसिकली जब इंटरनेट नहीं होता और इमेजेस नहीं दिख पाती तो उस टाइम पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक आयरन मैन की इमेज होनी चाहिए थी जो अभी दिखाई नहीं दे रही। अब जब भी हमारे पास HTML का कोड होता है और उसके अंदर हम अपनी इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कोई भी एक फोल्डर बना लें। लेट्स सपोज अपने श्रद्धा खापरा नाम का ये जो फोल्डर है जिसके अंदर अभी तक हम कोडिंग करते आए हैं, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं क्लासरूम। मैंने इसे क्लासरूम फोल्डर नाम दे दिया। अब क्लासरूम फोल्डर को ओपन करने के लिए हम जा सकते हैं VS कोड के ऊपर, फाइल, यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन पर हमारी पूरी जो फाइल का पूरा हायरार्की है कंप्यूटर में वो दिखाई देने लग जाएगा। तो जो क्लासरूम फोल्डर हमने बनाया है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, VS कोड के अंदर मेरा पूरा क्लासरूम फोल्डर खुल गया है। इसे हम यहाँ पर वेलकम को हटा देते हैं। तो ये जो VS कोड है, इस सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये जो सबसे टॉप पे आइकन होता है, ये हमारा एक्सप्लोरर आइकन होता है। इससे सारी की सारी फाइल्स वगैरह में दिखती हैं अपने करंट फोल्डर की। तो अभी VS कोड के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा क्लासरूम नाम का फोल्डर खुला हुआ है। तो आप भी इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, index.html नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो हमने क्लासरूम के अंदर index.html नाम की एक फाइल बना दी। अब हम इसको हेलो वर्ल्ड नहीं कह रहे, अब हम इसको index.html कह रहे हैं। इसका नाम इंडेक्स ही क्यों है, तो इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है जो हम अपनी मेन HTML फाइल को देते हैं जब भी हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो हमने शुरुआत में ही इसको index.html फाइल दे दिया है नाम।
यहाँ पर हम चाहें तो बॉइलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं, इसे सेम टाइटल दे सकते हैं, टैग्स इन HTML, सेव। एंड इसके अंदर अब अपना इमेज टैग जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। अब इमेज टैग क्रिएट करने के लिए हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज भी होनी चाहिए, पर अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुराने फोल्डर में गए, ये जो हमारी आयरन मैन की इमेज है इसको कॉपी कर लिया और हमारा जो फोल्डर था, क्लासरूम फोल्डर था, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी अगर विंडोज सिस्टम पर काम करें या किसी और सिस्टम पर काम करें तो उसके अंदर आपको फोल्डर्स बनाना तो आता ही होगा। सिंपली हम कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर या फोल्डर ऐड फोल्डर का हमारे पास ऑप्शन आता है, हम फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर एक index.html फाइल VS कोड से क्रिएट कर लेंगे और अपनी जो भी इमेज हमने डाउनलोड की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके आप इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारी HTML फाइल, एक हमारी इमेज। अब यहाँ पर जैसे ही आपने वहां इमेज का ऐड कर दी, VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, index.html आ गई। अब हम अपने इमेज टैग के अंदर सोर्स में इसका लिंक लिख सकते हैं, विच इज ironman.jpeg एंड ऑल्टरनेट में लिख देते हैं आयरन मैन इमेज। इसे कर लेते हैं सेव और यहाँ से इसे क्लिक करके लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको हटा सकते हैं। अब आपके VS कोड के ऊपर जब भी HTML फाइल होती है हमारे पास इस तरीके का एक ऑप्शन आता है, जिसको क्लिक करने से क्या होगा, ब्राउजर की जगह हमारी VS कोड के ऊपर ही चीज़ें खुलने लग जाएंगी। बट इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मोस्टली ब्राउजर को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी ये जो index.html फाइल थी कहाँ पर थी, मेरे इस क्लासरूम नाम के फोल्डर में थी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टैग्स इन HTML खुल जाएगी। मेरी पुरानी फाइल क्या थी, पुरानी फाइल ये थी जो डायरेक्टली श्रद्धा कापरा फोल्डर के अंदर थी। नई फाइल क्लासरूम फोल्डर के अंदर आ रही है। पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं, ये मेरी नई इमेज आ गई। यहाँ पर HTML कैपिटल L कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखना है कि अगर बेटर तरीका ये होगा कि जब भी हमें इमेज ऐड करनी है उसको सेम फोल्डर के अंदर ऐड करें जो हमारे index.html का है। वरना अगर इमेज किसी और फोल्डर में होगी तो यहाँ पर जो सोर्स में लिंक हमें लिखना पड़ेगा, हमारा रिलेटिव लिंक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ केसेस में आपके एरर आएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो एरर्स अभी फेस करें। अभी के लिए डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड कर रहे होंगे। अब एक और सेकंड तरीका होता है इमेज एलिमेंट को ऐड करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर अपने एब्सोल्यूट URL को यूज करते हैं। URL यानी लिंक। तो अभी तक हमने रिलेटिव लिंक यूज किया था, यानी इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर ही थी, हमारे फोल्डर के अंदर ही थी। बट अब हम ऑनलाइन इमेजेस को देखने वाले हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन जाएं और अभी अगर लेट्स से हमें कैप्टन अमेरिका की अगर हमें ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करना है, या फिर लेट्स से इस इमेज को ऐड करना है, तो इस इमेज को ऐड करने के लिए डबल क्लिक जब भी हम करेंगे ना इमेजेस के ऊपर इंटरनेट पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, या एक ये कॉपी इमेज एड्रेस। लिंक एड्रेस का मतलब होगा इस पूरे जो पेज है, इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक, पर हम इमेज का एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस पर मैंने क्लिक कर लिया। इसको कॉपी करके अब हम सोर्स में जाकर ironman.jpeg की जगह इस लिंक को कर देंगे पेस्ट, इसे कर देंगे सेव। अब ये क्या है, ये एक बड़ा सा लिंक है, इंटरनेट के ऊपर जो होस्टेड इमेज है ये उसका बड़ा सा लिंक है। इसे सेव कर दिया और यहाँ पर जाकर अपने टैग्स इन HTML को रिफ्रेश कर दिया। तो अब क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर यही सेम इमेज जो यहाँ पर थी वो अब मुझे अपने पेज के अंदर दिखाई दे रही है। पर अगर ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो गई तो मेरे पेज के ऊपर से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव में जो आप इमेज ऐड करते हैं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, उसके डिलीट होने के चांसेस कम है, तो वो हमेशा दिखाई देगी। जबकि अगर आपने इंटरनेट से कोई रैंडम इमेज उठाई है तो वो इंटरनेट वाली इमेज कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वो आपके पेज से भी कभी भी डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके की इमेजेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग इमेजेस हमारे पास ज्यादा सूटेबल होंगी। नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है मेरा BR टैग। अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है जिसमें हम चाहते हैं कि बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए, लाइन का स्पेस आ जाए, हम नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ BR टैग। अब BR टैग भी एक सिंगल टैग होता है, पेयर में वर्क नहीं करता, ना ही इसका अपना कोई कंटेंट होता है। हमने सिंपली जहां पर BR लिख दिया वहां पर हमारे पास एक लाइन ब्रेक होकर आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे अपने बॉडी टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में मैं एक पोम लिखना चाहती हूँ, एक कविता लिखना चाहती हूँ इंग्लिश की। अब बहुत ही सिंपल सी किसी कविता के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब ने बचपन में देखी होगी स्टार। देन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरीके से पूरी जो पोम है उसको मैंने लिख दिया। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अभी क्या है, ये जो पूरी की पूरी
चीज़ है, पूरी की पूरी पोएम है, ये मेरी सिंगल लाइन पर आ रही है। पर पोएम्स उस तरीके से काम नहीं करती। जब भी हम पोएम्स को डिस्प्ले कराते हैं या जब भी हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो हमेशा कुछ पैराग्राफ्स होता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, तो हमेशा वहाँ पर लाइन ब्रेक्स होते हैं। तो उसी तरीके से लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं और हम ट्विंकल ट्विंकल एक लाइन पर रखेंगे। उसके बाद हम लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए यहाँ इंसर्ट कर देंगे अपने BR टैग को, एंड फिर लिटिल स्टार, फिर दोबारा से BR टैग, हाउ आई वंडर, दोबारा से BR टैग, व्हाट यू आर। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका था चीज़ों को लिखने का, और इस तरीके से मैंने सेकेंड टाइम अपनी पोम को थोड़े ज़्यादा रीडेबल तरीके से लिख दिया। तो ये एक बेटर तरीका हुआ। तो BR टैग ने क्या किया, ट्विंकल ट्विंकल लिखने के बाद BR टैग ने क्या किया, सारे के सारे कंट्रोल को, सारे के सारे कंटेंट को अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो जहां भी बीच में हमें नेक्स्ट लाइन का ब्रेक चाहिए होता है, वहां हम अपने BR टैग को ऐड कर देते हैं। इसके बाद बात करने वाले हम अपने 3 बेसिक टैग्स की, जिनको हम कहते हैं अपना बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या गूगल डॉक्स यूज़ किया होगा तो हमें आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं। बाकी इनका काम होता है टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज, यानी अगर हमने पेज के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम इन तीनों टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड टैग के लिए हम लिखते हैं B, और बोल्ड कहने का मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा अब वो थोड़ा सा डार्कर शेड में प्रिंट होगा। चीज़ों को इटैलिक बनाने के लिए हम लिखते हैं I, तो जो होगा वो थोड़ा सा स्लांटेड वे में डिस्प्ले होकर मुझे मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड अंडरलाइन के लिए जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसके नीचे अब एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के लिए हम U टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए I टैग, बोल्ड के लिए B टैग। इन तीनों को एक बार यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया था, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं ये जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, इस फर्स्ट लाइन के अंदर सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने B टैग का। B मेरा पैर में टैग होता है, और B के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, ये दोनों वर्ड उठाए और B टैग के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिए। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ट्विंकल ट्विंकल एज कंपेयर टू बाकी टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्डर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा शेड में। यहीं पर अगर ये सेकंड लाइन है जिसको हम इटैलिक में यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं B टैग। ये नोट करना है, BR टैग और B टैग में डिफरेंस होता है। B और BR से कंफ्यूज नहीं होना। B का मतलब होता है बोल्ड, BR का मतलब होता है ब्रेकिंग द लाइन। लाइन ब्रेक की शॉर्ट फॉर्म ब्रेकिंग, या लॉन्ग फॉर्म ब्रेकिंग द लाइन। तो ये मेरा एक और, यहाँ पर B की जगह मुझे इटैलिक बनाना है, तो इसे I टैग कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर टेक्स्ट डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट जबकि कंप्लीटली सीधा है वर्टिकली, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये मेरा इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड तीसरी लाइन को अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो हम लिख सकते हैं अपना U टैग। U टैग के अंदर ये तीसरी लाइन का टेक्स्ट उठाकर कट एंड पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये तीसरी लाइन पर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपने टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई हेडिंग है जिसको मुझे बोल्ड में करना है, या कोई हेडिंग है जिसको हम अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो स्टाइलिंग है वो हम अपने पेज के कंटेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं यूजिंग आवर 3 टैग्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होते हैं जो कभी पार्स नहीं होते। जैसे ज़िंदगी के अंदर इधर उधर हमने जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स सुने होंगे। तो कमेंट्स के ऊपर जैसे लाइफ के अंदर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे ही कोड के अंदर भी जो कमेंट्स लिखे होते हैं उस पर हमारा कोड, हमारा ब्राउज़र ध्यान नहीं देता। यानी कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कोड के अंदर नहीं आते। यानी हमारी फाइल के ऊपर अगर कोई कमेंट हमने लिख दिया तो वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानी जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे अपने कोड के बारे में ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैंने एक पोएम लिखी हुई है, मैं बस बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कोड के अंदर कि ये पोएम है, बट मैं कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहती। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो अपना एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं अपना एक्सक्लेमेशन, एंड उसके बाद हम लिखते हैं डबल डैश। तो डबल डैश लिखने से क्या हुआ, इस तरीके का कोड मेरे पास आ गया। अब जितने भी हम कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम इसके बीच में लिखते हैं। और यूजुअली VS कोड में जो कमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर से आपके पास हाईलाइटेड होंगे, नहीं तो ग्रेश कलर से हाईलाइटेड होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन कलर से ही कमेंट्स हाईलाइटेड होते हैं। और यहाँ मैं अपना जो भी कमेंट में लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। अब ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है तो यहाँ ये अलग से पता चल रहा है ये कॉमेंट है, ये कोड का हिस्सा नहीं है। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज अ पोएम इन HTML। यानी हमारे
कमेंट के अंदर हम प्लेन इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोई कोड नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे CSS में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ हम HTML में भी कमेंट्स लिख रहे हैं। एंड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास कमेंट्स लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो कमेंट्स हमारे कोड के लिए नहीं होते। जैसे अगर मैं इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज अ पोएम इन HTML, वो टेक्स्ट यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये कमेंट है जो कोड का हिस्सा नहीं माना जाता। तो कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। कमेंट्स यूजुअली कोड पढ़ने वाले के लिए होते हैं, ब्राउजर के लिए, वेबसाइट के लिए नहीं होते। जो हमारा कोड पढ़ता है उसके लिए कमेंट्स होते हैं, ताकि पूरे कोड को पढ़ने की जगह बस हम कमेंट को पढ़ के समझ सके कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज अ पोएम इन HTML, तो यह पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये क्या करता है, ये HTML के अंदर एक पोएम को लिखने के लिए यूज होता है। तो वो चीज़ यहाँ कमेंट को पढ़ के समझ आ रही है। अब अगर मान लेते हैं मुझे VS कोड के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा है, कोई भी ऐसा पार्ट है कोड का जिसको कमेंट आउट करना है। जैसे अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, ये वाला जो लाइन है इसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली हम एक कमेंट बना सकते हैं। जैसे ही हम इसे कमेंट बनाएंगे ना, ये लाइन कंप्लीटली हट जाएगी। तो शॉर्टकट कमेंट बनाने का ये होता है कि जितने भी एरिया को, जितने भी पार्ट को कोड के हम अपना कमेंट बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर हम दबाते हैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। कमांड और फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, क्या होता है, ये वाला स्लैश, हमारे कीबोर्ड के ऊपर 2 स्लैशेस होते हैं। इस वाले स्लैश को हम कहते हैं हमारा फॉरवर्ड, यानी सामने वाला स्लैश, और इस वाले स्लैश को हम कहते हैं अपना, ये वाला होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश। क्या कहेंगे इसे, स्लैश, ये भी होता है स्लैश। तो जो इस तरीके से डंडा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सामने की तरफ है, आगे जो इसका ऊपर वाला एंड है वो सामने की तरफ है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश बोल रहे हैं। और इस वाले डंडे का ऊपर वाला एंड पीछे की तरफ है, इसीलिए इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो ये सामने की तरफ जा रहा है, ये पीछे से वापस आ रहा है। तो हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे, बैकवर्ड स्लैश नहीं क्लिक करना, तो वैसे ही क्या होगा, हमारा ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। और जैसे ही दोबारा से कंट्रोल या कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे, वैसे ही अनकमेंट हो जाएगा। तो कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो वो ऊपर वाली लाइन कंप्लीटली गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि अब ब्राउजर सोच रहा है कि ये तो कमेंट है, कमेंट तो ब्राउजर को समझ आते ही नहीं, तो इसीलिए कमेंट को ब्राउजर कभी दिखा ही नहीं सकता हमारे वेब पेज के ऊपर। इनफैक्ट इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हमें अपना पूरा HTML का कोड दिखाई देता है। तो इसमें ये जो कमेंट्स वाला पार्ट है ये पूरा ग्रे में है। ग्रे में हाईलाइटेड होने का मतलब है ब्राउजर को नहीं समझ में आता कि ये क्या पार्ट है। ब्राउजर सिर्फ इन वाले जो टैग्स हैं नॉर्मली लिखे हुए हैं, जो कमेंट का हिस्सा नहीं है, उनको समझता है मेरा ब्राउजर। तो इसीलिए कमेंट्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं। कमेंट्स को यूजुअली हम अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक काफी स्पेशल रिसोर्स के बारे में, जो है MDN। MDN क्या है, एक वेबसाइट है। जैसे अगर हम गूगल पर जाते हैं और हम सर्च करेंगे फॉर MDN, तो MDN हमारे लिए खुल जाएगा। MDN मतलब ये वाली वेबसाइट, MDN वेब डॉक्स, इसको हम खोल सकते हैं। और इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये डेवलपर्स ने ही एक्चुअली लिखे हुए हैं, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हर जो लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, हर लैंग्वेज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसपे सारे रूल्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है। तो MDN ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे गाइड्स और कई सारी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। MDN को यूजुअली डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है ऑनलाइन। इसको हम एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। जैसे अगर हम चाहें तो HTML से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हैं, CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मैं HTML में जाऊं तो यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स मुझे दिखाई देंगे। HTML में यहाँ पर मान लेते हैं मुझे HTML टेबल्स के बारे में कुछ पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन टू HTML में मुझे मान लेते हैं डीबगिंग HTML के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, तो हम यहाँ से जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मोस्टली MDN को हम अपने CSS के जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यूज़ कर रहे होंगे, पर MDN से मैं आपको पहले ही इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर करा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको लगता है कि हाँ HTML थोड़ा सा आपको बेसिक लग रहा है और आपको फील हो रहा है कि और एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा सकते हैं, या कोई भी टैग आपने पढ़ा है उस टैग के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली उस टॉपिक का नाम और MDN सर्च करके एक्स्ट्रा जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें रीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में चीज़ें सीखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन MDN। तो क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट
ये मेरे लिए खुल जाएगा। तो MDN में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक पेज है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मुझे पता चल जाएंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में एक रिवर्स्ड एट्रीब्यूट होता है जिससे सारी की सारी जो लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर हम इसे कर दें रिवर्स्ड, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया, ये एट्रीब्यूट लिख दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में आ गया। यानी अब 1 से लेकर 5 तक नहीं आया, अब ये 5 से लेकर 1 तक डिस्प्ले हो रहा है। और इस रिवर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी तो ये क्या होगा, दोबारा 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है ये यहीं पर हो जाएंगे। हम चाहें तो सेम चेंजेस को अपने VS कोड के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे टाइप चेंज करना है, तो A और कैपिटल A को तो हमने टेस्ट किया ही था। I रोमन न्यूमरल्स में अगर मुझे नंबर करना है, जैसे यहां पर मैं लिख दूं टाइप इक्वल्स I, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे ऑर्डर मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके की नई नई चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं तो हम कभी भी जाकर किसी भी टॉपिक के लिए उसके MDN आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करें। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ डेल्टा को फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी आपकी जिज्ञासा होती है, जितने आपके दिल में एक्सपेरिमेंटेशन करने की इच्छा है, उतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं कोडिंग के अंदर, तो आप वहाँ पर जितना मर्जी चाहे उतना आप एक्स्ट्रा जाकर सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिसोर्स है जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आगे जाकर भी कभी कभार अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे जिसमें मान लेते हैं थोड़े बहुत हमें एक्स्ट्रा थ्योरी रीडअप करनी होगी, तो उसको भी हम MDN के ऊपर जाकर रीडअप कर सकते हैं। तो एक तरीके से MDN हमारा पर्सनल इंसाइक्लोपीडिया होने वाला है हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक स्पेशल चीज के बारे में कि हमारी जो HTML है, दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारे पास 2 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग के अंदर। कुछ होती हैं हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A सेम नहीं होते। अगर आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है और आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है तो दोनों के अलग अलग मतलब है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, उसमें स्मॉल a और कैपिटल A का सेम मतलब होता है कि अगर आपने स्मॉल एप्पल लिख दिया है या आपने कैपिटल एप्पल लिख दिया है, दोनों का ही सेम मतलब है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको नॉन केस सेंसिटिव कहते हैं। और हमारी HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब HTML के अंदर अगर आपने स्मॉल में HTML लिखा है और आपने कैपिटल में HTML लिखा है, दोनों का सेम मतलब है, कोई एरर नहीं आएगा, आपका कोड वैसे का वैसे चलेगा। आप चाहें तो सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, हेड टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, बॉडी टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, या किसी और टैग को भी आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप कई सारी वेबसाइट्स अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे जहां पर क्या होगा, HTML का जो कोड लिखा होगा ना, कुछ वेबसाइट्स पर कोई सैंपल एग्जांपल्स आप देखेंगे या कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है HTML का कोड कैपिटल में लिखा हो। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो कैपिटल कोड भी चलेगा। बट हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम अपने स्मॉल केस में यानी स्मॉल तरीके से लिखने वाले हैं। बट अगर आप कैपिटल तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बट आगे जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसीलिए हम पहले से ही कैपिटल लिखने की आदत ना बनाएं तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर फिर वो आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A अलग अलग होते हैं, स्मॉल b कैपिटल B अलग अलग होते हैं। या फिर अगर हमने और लैंग्वेजेस देखी होंगी, जैसे जावा हो गई, जैसे C++ हो गई, ये भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती हैं। पर जैसे HTML हो गया या SQL हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो हम डेटाबेसेस करते टाइम सीखेंगे बाद में, तो ये भी हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बट उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेट रूल जो है उसको फॉलो करें। बट अभी के लिए ये हमें पता चल गया। इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक पैराग्राफ टैग लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने कैपिटल P से एक पैराग्राफ टैग लिखा, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, एंड उसके बाद हम चाहें तो एक H3 टैग बना सकते हैं, इसे कैपिटल H3 कर देते हैं, कैपिटल H3 टैग, दिस इज अ हेडिंग, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ये मेरी हेडिंग आ गई। मतलब कोड वैसे का वैसा काम करेगा, चाहे आप कैपिटल P लिखें चाहे आप स्मॉल p लिखें। तो यहाँ से HTML के केस सेंसिटिव होने का हमें प्रूफ मिलता है।
नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें बनाना है एक पोर्टफोलियो पेज। अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसा लिखूं कि मैंने एक हेडिंग टैग को क्रिएट किया और उसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ A लेस देन B और इसको मैं करती हूँ सेव एंड नाउ रिफ्रेश, तो मेरे पास स्क्रीन पर सिर्फ A प्रिंट हो रहा है जबकि हेडिंग के अंदर मैंने A लेस देन B लिखा था। और यहीं पर अगर इस लेस देन को हटाकर मैं कुछ ऐसा लिखूं एंड LT सेमीकोलन, तो ये जो एंड LT सेमीकोलन है ये देखने में बहुत अजीब सी चीज लगेगी कि एक रैंडम चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, इस एम्परसेंड सिंबल के साथ ये स्टार्ट हो रही है एंड इस सेमीकोलन के साथ खत्म हो रही है। बट जब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है A लेस देन B। ऐसे ही अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ टैग बनाती हूँ और मान लेते हैं मुझे लिखना है अपना कॉलेज, पर मैं चाहती हूँ अपना और कॉलेज के बीच में बहुत सारी स्पेस आए, तो HTML मुझे कभी भी इतने सारे मल्टीपल स्पेसेस अलाउ नहीं करता। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी VS कोड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन सारी स्पेसेस को हटाकर सिर्फ एक सिंगल स्पेस बीच में लेकर आ जाएगा। अगर आपने VS कोड के अंदर प्रिटियर वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं कर रखा, ऑटोमेटिकली अगर आपकी स्पेस नहीं भी हट रही है तब भी आप चाहे यहाँ पर कितनी भी स्पेसेस लिख लें, जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल स्पेस प्रिंट होगी, क्योंकि HTML एक से ज्यादा स्पेसेस को कभी कंसिडर नहीं करता। बट जैसे ही इस स्पेस के साथ मैं एक चीज लिख देती हूँ NBSP एंड इसको भी मैं शुरू कर रही हूँ एम्परसैंड के साथ और इसको भी मैं खत्म कर रही हूँ सेमीकोलन के साथ, और इसको जब मैं सेव करके रन करती हूँ तो मेरे पास बीच में बहुत सारी स्पेस आ जाती है। अब जैसे ही इसको मैं मल्टीपल टाइम्स अगर लिखने लग जाऊं, तो इस तरीके से अगर मैंने मल्टीपल चीजें लिखी हैं तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा बल्कि बहुत सारे स्पेसेस आ गए हैं बीच में। तो ये सारी चीजें जो HTML के अंदर डायरेक्टली नहीं होती, जैसे हमारे लेस देन का सिंबल प्रिंट होना, ग्रेटर देन का सिंबल प्रिंट होना, बहुत सारी मल्टीपल स्पेसेस का प्रिंट होना, इन सारी चीजों को HTML के अंदर करने के लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज को पढ़ने के लिए इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं HTML एंटिटी होती क्या है। HTML एंटिटी एक पीस ऑफ टेक्स्ट होती है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है जिसकी शुरुआत एम्परसैंड के साथ होती है। ये जो एंड वाला सिंबल हम अपने कीबोर्ड पर देखते हैं इसको एक्चुअली हम एम्परसैंड सिंबल बोलते हैं। तो हमेशा कोई भी एंटिटी अगर होगी तो वो एम्परसैंड के साथ स्टार्ट होगी और सेमीकोलन से खत्म होगी। जैसे स्पेस के लिए, और ये मेरी वो एंटिटी है जिसको हम HTML के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, स्पेस के लिए जो एंटिटी यूज होती है दैट इज NBSP, जो एम्परसैंड के साथ शुरू होती है एंड सेमीकोलन के साथ खत्म होती है। इस NBSP का क्या मतलब है? NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो जहां पर भी मैंने एंड के साथ शुरू होती हुई एंड सेमीकोलन के साथ खत्म होती हुई चीज लिख दी, ये मेरे लिए एक HTML एंटिटी बन जाएगी और HTML इसको एक एंटिटी की तरह ही ट्रीट करेगा और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो बताता है कि ये एंटिटी काम क्या करती है। जैसे लेस देन के साइन के लिए, यानी इस साइन के लिए मैं लिखती हूँ एंड LT यानी लेस देन और सेमीकोलन। उसी तरीके से अगर मुझे ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो मैं लिखूंगी एंड GT ग्रेटर देन और फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से मेरी काफी सारी एंटिटीज होती हैं और ये एंटिटीज हमेशा एम्परसैंड से स्टार्ट होती हैं, सेमीकोलन से खत्म होती है। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनको इसलिए यूज किया जाता है कि या तो मैं कोई रिजर्व्ड कैरेक्टर डिस्प्ले करा दूं, जैसे HTML के अंदर क्योंकि मेरे सारे टैग्स लेस देन वाले सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं और ग्रेटर देन वाले सिंबल के साथ खत्म होते हैं, तो ये एक तरीके से रिजर्व्ड या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर एंड भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एम्परसेंड भी स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इससे मेरी सारी की सारी HTML एंटिटी स्टार्ट होती है। तो जितने भी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको HTML कोड कुछ और ही समझ लेगा, उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम अपनी HTML एंटिटीज को यूज करते हैं एंड इसके साथ साथ उन इनविजिबल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए HTML एंटिटीज को यूज करते हैं जो HTML के अंदर है ही नहीं। जैसे अगर मुझे नॉन ब्रेकिंग स्पेस को प्रिंट करवाना है, स्पेस अपने आप में कोई कैरेक्टर नहीं है, एक इनविजिबल कैरेक्टर है, पर क्योंकि HTML के अंदर एक से ज्यादा स्पेसेस अलाउड नहीं होती, तो ज्यादा स्पेसेस अगर हमें चाहिए तो मुझे अपनी एंटिटी को यूज करना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी एंटिटीज की यह है कि हम इन्हें उन कैरेक्टर्स की जगह भी यूज कर सकते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट टू टाइप होते हैं, यानी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हम अपने कीबोर्ड से प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं अपनी स्क्रीन पर एक हार्ट यानी एक दिल का निशान प्रिंट करना चाहती हूँ। ये सारे कोड को मैं हटा देती हूँ और सिंपली मैं लिखती हूँ H1। इस हेडिंग के अंदर मैं चाहती हूँ मैं हार्ट प्रिंट करूं। अब हार्ट प्रिंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं होता नॉर्मल कीबोर्ड्स के ऊपर, तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हार्ट कैसे प्रिंट करूं? तो ऐसे स्पेशल सिंबल्स के लिए जैसे हार्ट हो गया, जैसे हमारा क्लाउड हो गया, सन हो गया, लाइट हो गई, या इसके अलावा एरोज हो गए, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते। तो इनको प्रिंट करने के लिए भी हम एंटिटीज का यूज करते हैं। हार्ट्स वाली जो एंटिटी है उसके लिए मैं लिखूंगी एम्परसेंड, उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ
हार्ट्स एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से मेरे पास एक एंटिटी होगी जिसमें सिर्फ हार्ट प्रिंट हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि HTML एंटिटी के बिना आपको हार्ट प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो यूजुअली कीबोर्ड्स पर अवेलेबल नहीं होता। तो यहां से हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी HTML एंटिटीज की। फोर्थ चीज HTML एंटिटीज के बारे में ये है कि ब्राउजर इन्हें इंटरप्रेट करता है, यानी आपने जो भी HTML एंटिटी लिखी है उसे सफारी ब्राउजर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, क्रोम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, कोई और जो ब्राउजर होगा उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, और फिर आपने जो भी कैरेक्टर डिजायर किया है उसको आपको आउटपुट करके देगा। और इसी आउटपुट करने को हम कहते हैं कि वो आपको कैरेक्टर रेंडर करके देगा। कुछ कॉमनली यूज एंटिटीज जो रिजर्व्ड वर्ड्स के लिए यूज होती हैं वो ये सारी हैं कि एम्परसेंड को प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज करती हूँ एम्परसेंड AMP एंड देन माई सेमीकोलन। तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है एज माई एंड सिंबल। अगर मुझे लेस देन प्रिंट करवाना है तो मैं LT का यूज करूंगी, ग्रेटर देन प्रिंट करवाना है तो मैं GT का यूज करूंगी, और अगर मुझे कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं QUOT कोट लिखूंगी। ये सारे के सारे मेरे एंटिटी नेम्स होते हैं, यानी बीच में जो भी चीज मैं लिखती हूँ, ये AMP एम्प मेरा एंटिटी नेम है, LT मेरा एंटिटी नेम है, ये QUOT ये भी मेरा एक एंटिटी नेम है। एक बार क्या करते हैं, इन चारों को यूज करके अपनी स्क्रीन पर हम कुछ कुछ चीजें प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं चीजें प्रिंट करवाने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा लोअर केस कर देते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगी A<B। अब A<B प्रिंट करवाने के लिए पहले मैंने क्या लिखा था, इस तरीके से A<B लिखा था। इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास सिर्फ A प्रिंट होता है। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दूं ना, उस केस में मेरा ब्राउजर सही से इंटरप्रेट करके A<B प्रिंट करवा देगा। बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है लेस देन का सिंबल प्रिंट करवाने का, क्योंकि ये तरीका कभी कभी वर्क कर सकता है, कभी कभी ना करे। तो इसीलिए हमें हमेशा सही तरीका यूज करना है, विच इज की एम्परसेंड लिखे, लेस देन एंड सेमीकोलन। इसको रिफ्रेश किया तो अब मेरे पास आ गया है A<B। इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ A&B। तो रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास A&B आ गया। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एंड इसी तरीके से अगर मुझे किसी एलिमेंट को कोट्स में लिखना है, यानी A से पहले मैं कुछ कोट्स लगाना चाहती हूँ QUOT, एंड इसके बाद भी, यानी B से पहले मैं कुछ कोट्स लगाना चाहती हूँ तो इसको मैं लिख देती हूँ QUOT, स्पेस को हटा देते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो A एंड B आ गया है मेरे डबल कोट्स के अंदर। अब डिफरेंट एंटिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, MDN पर सर्च करूंगी HTML एंटिटीज के बारे में। इसको कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉपर्टीज जिनको हमने अभी डिस्कस किया है वो सारी की सारी अवेलेबल हैं, एंड इसके साथ साथ एक ऑफिशियल लिस्ट है सारी की सारी एंटिटीज की, जिसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज हमें दिख जाएंगी, बहुत सारे ऐसे सिंबल दिखेंगे जो शायद हमने पहले ना देखे हों, बहुत सारे ऐसे सिंबल दिखेंगे जो हमने शायद साइंस या मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे देखे होंगे। जैसे इस तरीके का सिंबल हम प्रिंट करवा सकते हैं, ये एरो हम प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके के सिंबल्स हम प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके का सिंबल हम प्रिंट करवा सकते हैं। कर्सिव में अगर मुझे लेटर्स को प्रिंट करवाना है तो उस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ये स्लैंटेड एरोस को हम प्रिंट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल हैं। इनफैक्ट यहाँ से लिस्ट से हमें पता चलता है कि सारे के सारे जो हमारे HTML एंटिटीज हैं उनके नाम के साथ साथ उनके कुछ कैरेक्टर कोड्स भी होते हैं। तो या तो हम अपना नाम लिख सकते हैं एम्परसेंड और सेमीकोलन के बीच में, या फिर कोड्स भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे स्क्रीन पर स्टार प्रिंट करवाना है, तो कंट्रोल और F क्लिक करके मैं सर्च कर सकती हूँ यहाँ पर स्टार। तो काफी सारे स्टार के लिए सिंबल हैं, एक ये आ गया है, एक मेरे पास यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ गए हैं स्टार के लिए। मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ये वाला सिंबल यूज करूंगी। बिग स्टार इसका नाम है एंड ये इसका कोड है। सबसे पहले तो बिग स्टार के नाम से मैं स्क्रीन पर स्टार प्रिंट करवाने वाली हूँ। तो HTML के कोड में ये सारी चीजें हटा देते हैं, एक H1 टैग बनाते हैं और यहाँ मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ एंड बिग स्टार। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज अ, इसको कर लेते हैं सेव एंड अब यहाँ पर रिफ्रेश। तो दिस इज अ स्टार मेरे लिए आकर प्रिंट हो गया है। ये तो मैंने ये जो बिग स्टार लिखा ये इस HTML एंटिटी का नाम है, बट मैं साथ के साथ इसका कोड भी लिख सकती हूँ। तो ये जो कोड्स यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं HTML एंटिटीज के लिए, ये मेरे यूनिक कोड के अंदर दिए हुए हैं, यानी डायरेक्टली हम इनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इनको HTML फाइल में लिखने के लिए हमें इनका डेसिमल वर्जन चाहिए होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 2605 के लिए यूनिकोड टू डेसिमल सर्च करने वाली हूँ। इसकी डेसिमल फॉर्म है 9733। जो भी मेरी डेसिमल फॉर्म है यानी 9733 उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ और उसके सामने एक हैश का सिंबल लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से
मैंने क्या किया, जो भी मेरा HTML एंटिटी था उसका यूजुअली मुझे MDN के ऊपर जो कोड दिया हुआ है वो मेरा यूनिकोड है, उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ, डेसिमल के सामने मैं हैश लगाती हूँ। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश, तो मेरे पास मेरा स्टार प्रिंट हो गया। बट ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको हेक्टिक लग रहा होगा कि पहले मैं अपना एंटिटी नेम ढूंढूं, उसके बाद मैं उसका यूनिकोड ढूंढूं, उसके बाद मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं। तो बिल्कुल ये हेक्टिक तरीका है, हमें ऐसे नहीं करना। यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो नंबर लिखते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं। तो अगर आपको किसी HTML एंटिटी को डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपली उसका नाम भी लिख सकते हैं। यूजुअली हम नाम ही लिख रहे होंगे जिन भी मैक्सिमम एंटिटीज को हम रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे। और अगर हमें किसी एंटिटी का अगर नंबर यूज करना भी होता है तो डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली उसका डेसिमल नंबर हमें सर्च करना है। हमें जो यूनिकोड है इन वैल्यूज को कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्टली हम उसका डेसिमल नंबर सर्च करेंगे। तो अगर मुझे मान लो प्रिंट करवाना है हार्ट इन HTML, तो मैं सर्च कर सकती हूँ HTML एंटिटी और इसके लिए मैं नंबर सर्च करूंगी सीधा। तो मेरे पास ये नंबर आ गया। बहुत सारी रैंडम वेबसाइट्स होंगी जिस पर हमें HTML एंटिटीज के प्रॉपर कोड मिल जाएंगे। तो दिस इज 9829, तो यहां मैं सिंपली लिख सकती हूँ 9829। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरे पास हार्ट प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से या तो डेसिमल वैल्यू को यूज करना है या फिर हमें यूज करना है अपने एंटिटी नेम को। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है div एलिमेंट। div एलिमेंट का जो ऑफिशियल नाम है, इसको हम कंटेंट डिवीजन एलिमेंट भी कहते हैं। इस एलिमेंट का बेसिक काम होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंटेंट को डिवाइड करना। यानी इस एलिमेंट के अंदर कोई खुद की फंक्शनैलिटी नहीं होती। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट का काम होता है एक पैराग्राफ को क्रिएट करना, इमेज एलिमेंट का काम होता है इमेज को क्रिएट करना, हमारे एंकर टैग का काम होता है एक हाइपरलिंक को डिस्प्ले कराना। बट हमारा जो div वाला एलिमेंट होता है उसकी खुद की अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बाकी एलिमेंट्स के लिए एक कंटेनर एलिमेंट होता है। div इज अ कंटेनर जिसको यूज किया जाता है बाकी HTML एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए, ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हमें ग्रुप करना हो तो उनको एक साथ हम div एलिमेंट के अंदर लिखकर उसे ग्रुप कर सकते हैं। एंड div एलिमेंट हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। एक बार div को समझने के लिए हम छोटा सा HTML कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया, मेरी जो classroom.html फाइल है इसके अंदर मैं अपने पुराने कोड को हटा देती हूँ और मैं कुछ एंकर टैग्स को क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने लिखा एंकर, यहां पर मैं लिखने वाली हूँ google.com। इसी सेम तरीके से मैं यहां पर लिखने वाली हूँ YouTube एंड इसको कर देते हैं youtube.com। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिखने वाली हूँ Facebook और यहां पर कर देते हैं Facebook। तो मैंने 3 अलग अलग एंकर टैग्स को क्रिएट किया है। एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये तीनों एंकर टैग्स एक सिंगल लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है मेरा एंकर टैग मेरे लिए एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अब मैं चाहती हूं कि मेरा ये जो गूगल एंड जो यूट्यूब वाले एलिमेंट्स है, मतलब ये दोनों सेम लाइन पर आ जाए एंड फेसबुक अगली लाइन पर चला जाए। एंड उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि गूगल एंड यूट्यूब दोनों जिस लाइन पर आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर लाल हो जाए। ऐसे केसेस के लिए जब मुझे ऐसी चीजें करनी होती है तो मैं क्या करूंगी, बाहर में एक div एलिमेंट को क्रिएट करूंगी। ये मैंने एक div एलिमेंट क्रिएट कर दिया, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। एंड इस div एलिमेंट के अंदर मैं अपने दोनों एंकर टैग्स को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो ये एक तरीके से div एलिमेंट के अंदर मैंने एंकर टैग्स को क्रिएट किया है, एंकर एलिमेंट को क्रिएट किया है। एंड अब कर लेते हैं इसको सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो एक div के अंदर सारा जो सामान था वो इस पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी गूगल और यूट्यूब वाले टैग्स पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड div के बाद वाली जितनी चीजें थी जैसे फेसबुक वाला एलिमेंट अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे लिए पूरा div है, div के अंदर मेरे पास ये एक एंकर टैग है, ये एक एंकर टैग है, एंड नेक्स्ट लाइन में मेरे पास सिर्फ ये एक एंकर टैग है। तो इस div ने क्या किया, पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया जिसके अंदर गूगल एंड यूट्यूब वाले टैग्स भी आ गए। अब मैं चाहूं तो पूरे div का मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पर क्लिक करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स रेड। मैंने एंटर किया एंड जैसे ही एंटर किया मेरा क्या हुआ, इस वाले div का ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तरीका है, तो बेसिकली इंस्पेक्ट के अंदर ही मैं कुछ अपनी CSS यानी स्टाइल की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती हूँ पेज पर ये प्रॉपर्टीज परमानेंट नहीं है। मतलब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी वो गायब हो जाएगी एंड दोबारा से मुझे सेम लाइन लिखनी पड़ेगी अपने इस एलिमेंट के लिए। तो बैकग्राउंड कलर
इस बार ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर पूरे div के लिए ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से यूजुअली हम अपना CSS डिफाइन नहीं करते, वो CSS फाइल के अंदर ही डिफाइन होता है। बट क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ div का, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई टास्क आता है जिसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, उनको सेपरेट लाइन पर लेकर जाना है और उनके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वहां पर मैं उनको ग्रुप करने के लिए div एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ और div एलिमेंट की हेल्प से वो ग्रुप भी हो जाएंगे एंड साथ के साथ वो डिफरेंट लाइन में भी चले जाएंगे। पर div का जो मेन काम होता है या जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनको हम अभी ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। जब हम CSS कर रहे होंगे तो div को हम और ज्यादा यूज करेंगे एंड और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। बट बेसिक div का यही है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो div के अंदर हम जितने भी टैग्स लिख देंगे वो सारे के सारे हमारे एक पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड सेकेंड चीज के div को हम एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, उनका एक ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। और div इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट है कि हर एक वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर google.com पर जाती हूँ और यहाँ मैं इंस्पेक्ट करती हूँ google.com को, तो यहाँ मुझे पता चलेगा ये जो है ये मेरे लिए अपने आप में एक div है। तो यहाँ मुझे div दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है। मेरी जो मोस्टली वेबसाइट होती है वो एक divs का कलेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने की जरूरत होती है। तो जब हम नॉर्मल वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को बाद में अच्छे लेवल पर डिजाइन कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम div को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पैन एलिमेंट की। अब ये जो स्पैन एलिमेंट होता है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल div जैसी है। यानी div का काम क्या था, एलिमेंट्स को ग्रुप करने का, तो स्पैन का काम भी यही होता है कि एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। इसके अंदर अपनी कोई इंटरनल कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी नहीं है जिसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर स्पैन एलिमेंट की बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक जेनेरिक कंटेनर होता है जिसका काम होता है HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करना, साथ में होल्ड टुगेदर करना। पर स्पैन और div में मेजर डिफरेंस जो ये आता है कि div मेरा ब्लॉक एलिमेंट होता है जबकि स्पैन मेरे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कुछ एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ना चाहूं पर मैं नहीं चाहती कि वो अलग से अपनी एक लाइन ऑक्यूपाई करें, तो उनको मैं स्पैन एलिमेंट या स्पैन टैग की हेल्प से ग्रुप कर सकती हूँ। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जो अपने HTML कोड के अंदर 3 एंकर टैग्स को डिफाइन किया था, तो पहले मैंने div में उनको ग्रुप किया था। इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, स्पैन टैग के अंदर इनको ग्रुप करने वाली हूँ। तो ये मेरा ओपनिंग टैग हो जाता है स्पैन के लिए, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसको कर लेते हैं सेव एंड इस बार मैं करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया तो गूगल एंड यूट्यूब, ये जो दोनों एंकर टैग्स हैं जो स्पैन के अंदर गए, ये अभी भी सेम लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी है। इस चीज को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर इंस्पेक्ट करूं मैं तो इन दोनों का जो ग्रुप है वो एक तरीके से बन गया है इस स्पैन के अंदर। ये स्पैन है जिसमें दोनों के दोनों एंकर टैग्स अब आकर जुड़ गए हैं। तो अब अगर मुझे कोई ऐसा स्टाइल अप्लाई करना है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो मैं चाहती हूँ पहले 2 एंकर टैग्स पर ही आए, तो उस प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्टली स्पैन के साथ एसोसिएट कर सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे अगर हम में से काफी लोग हैं जो कोरा चलाते होंगे, कोरा के ऊपर यूजुअली इसको जेई की तैयारी के टाइम पर, कॉलेज एडमिशन से पहले यूजुअली कॉलेजेस कैसे हैं या उनके अंदर क्या क्या होता है, उस तरीके की चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे टाइम पर एटलीस्ट 2017 के अंदर 12th क्लास के अंदर हम एक्सप्लोर करते थे। अब यहाँ पर जैसे कोरा के ऊपर बहुत सारी चीजें, मीम्स वगैरह काफी कुछ अवेलेबल होता है, पर अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे ये पता चलता है कि इंस्पेक्ट करने के बाद कोरा के ऊपर हर एक चीज का जो नाम है, जैसे ये जो पेज का नाम है ये एक स्पैन है, यहाँ पर ये विशाल गोयल, ये भी एक स्पैन है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं नेक्स्ट नेम देखूं, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है। तो कोरा के ऊपर इस तरीके से ये जो नाम डिफाइंड होते हैं ये सारे के सारे स्पैन है। तो स्पैन है तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक स्पैन के ऊपर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जाकर इन सारे के सारे नेम्स के साथ भी जुड़ जाएंगी। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया स्पैन एंड डिव्स को दिखाने का। बाकी स्पैन एंड डिव को हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे CSS पढ़ते हुए। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा HR टैग, यानी एक हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट एक तरीके से मेरे पेज के अंदर ब्रेक्स लेकर आ जाता है। यानी अगर मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, मान लेते हैं मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज माई नेम विच इज श्रद्धा, इस तरीके से बहुत सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि बीच में एक ऐसी लाइन आ जाए जो मेरे पेज को इस हिस्से एंड इस हिस्से में डिवाइड कर दे। तो बेसिकली पेज के अंदर ब्रेक्स लाने के लिए मैं HR टैग का यूज करती हूँ। HR टैग में हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। जैसे इस तरीके से मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट अपना HR
एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये जो टैग है ये बिल्कुल सिमिलर है मेरे BR टैग के। BR टैग क्या होता था? BR टैग मुझे लाइन ब्रेक देता था, जबकि HR टैग मेरे लिए एक डिवाइडर जैसा होता है। तो इसको सीखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज माई नेम विच इज श्रद्धा खापरा। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, आई एम योर वेब डेवलपमेंट टीचर। और टैग बना लेते हैं, आई टीच यू ऑन अपना कॉलेज। एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं, आई लव कोडिंग। इसको कर लेते हैं सेव। एंड मैं क्या करने वाली हूं, एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो चारों पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए। अब सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं लिखने वाली हूं अपना HR टैग। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन अगेन। तो एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए आ गई स्क्रीन पर। तो ये मतलब होता है पेज के ऊपर एक डिवाइडर या एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक क्रिएट करने का, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने का। ये सेम जो लाइन है इसको हम अपने पूरे पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं कि पहले जो हमने पोर्टफोलियो पेज बनाने के लिए जितना भी सारा कॉन्टेंट लिखा था उसको हम एक और सेपरेट फाइल portfolio.html के अंदर यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं एंड उसके अंदर हम अपने HR टैग को यूज करेंगे। ये मैंने कर दिया अपना कोड कॉपी एंड पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अभी जो मेरा पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पेज है जिसमें मुझे इमेज अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इमेज सेपरेट फोल्डर के अंदर है। उस इमेज को भी हम सेम फोल्डर के अंदर, मैं अपने वेब क्लासरूम फोल्डर के अंदर अपनी इमेज को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो दोबारा से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश एंड दिस वाज माय पोर्टफोलियो पेज। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो इतना पार्ट है वो एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आ जाए। मेरा एजुकेशन सेक्शन अलग हो जाए, स्किल सेक्शन अलग हो जाए, हॉबी सेक्शन अलग हो जाए, कॉन्टैक्ट अलग हो जाए। तो मैं इन सबके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐड करने वाली हूँ। मेरा इतना जो पार्ट था जिसमें मेरी हेडिंग आ गई एंड फोटो तक का जो पार्ट है यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ HR को। इसको कर लेते हैं सेव। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग सारा सेम ही जगह आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा VS कोड मेरे लिए स्लैश ऐड कर रहा है, बट अगर मैं स्लैश ऐड ना भी करूं तब भी मेरा कोड वर्क करेगा। ये सेम चीज हम कॉपी करने वाले हैं अपने एजुकेशन सेक्शन के बाद, सेम चीज आफ्टर माई स्किल सेक्शन एंड माई हॉबी सेक्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा पेज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम अपने HR टैग को यूज करते हैं।